हेलो स्टूडेंट्स, चलिए मैं आर्यन सिंह आज फिर से आपकी कक्षा 12 की हिंदी की क्लास लेकर उपस्थित हूँ। तो चलिए आज हम जो हिंदी में बात करने वाले हैं आपके, तो आज हम जो चर्चा करेंगे वो है आपका काव्य सौंदर्य के तत्व। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो काव्य सौंदर्य के तत्व में हमें क्या क्या पढ़ना होता है ये लगभग सभी बच्चे जानते हैं कि काव्य सौंदर्य के तत्व में हमें रस, छंद और अलंकार का अध्ययन करना होता है। ठीक है, तो आइए हम इसमें जो है पहले देख लेते हैं कि हमें रस, छंद, अलंकार में पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया सामान्य हिंदी वालों के लिए, जो स्टूडेंट्स साइंस साइड से पढ़ रहे हैं उनकी सामान्य हिंदी हुआ करती है। तो सामान्य हिंदी में क्या क्या फ्लेवर्स है हमारे रस में, छंद में, अलंकार में। और जो स्टूडेंट आर्ट साइड से पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं फ्लेवर्स यहाँ पे लिख दूंगा कि उन्हें क्या कौन कौन से रस और कौन कौन से छंद और कौन कौन से अलंकारों को पढ़ना है। तो सभी लोग धैर्य रख करके जो है पढ़ाई कीजिए, सबको सब कुछ यहाँ बताया जाएगा हमारे चैनल पे। तो जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो भी कर लें ताकि उन्हें अच्छा मैटर और संक्षिप्त मैटर मिले। ठीक है, तो आइए बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में मैं बता दूँ आपको कि यहाँ हमें काव्य सौंदर्य तत्व में क्या क्या अध्ययन करना है। तो सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ सामान्य हिंदी, मतलब सामान्य हिंदी वालों के लिए है। और क्या है रस, तो रस में मैंने बताया करुण रस, श्रृंगार रस, हास्य रस, वीर रस और शांत रस। ये पढ़ना होगा हमें सामान्य हिंदी वालों को। ठीक है ना, जो हमारे बच्चे जो साइंस साइड वाले हैं जो सामान्य हिंदी दिए हुए हैं, तो वो उनको अध्ययन करना है करुण रस का, श्रृंगार रस का, हास्य रस का, वीर रस का और शांत रस का। ये 5 रस यहाँ पे दिए गए हैं, इनसे अधिक कोई भी रस का अध्ययन आपको नहीं करना है। ठीक है, वैसे रस तो 11 ही है, पर 11 में से आपको 11 नहीं पढ़ने हैं। ऐसे ही बच्चे जो है पीछे रह जाते हैं, जो पूरे रसों का अध्ययन करते रह जाते हैं और उनको जो है सही रास्ता नहीं मिल पाता। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया और 5वां आपका ये हो गया। ये 5 रस हैं। इन 5 रसों का अध्ययन जो है मैं क्रम से कराऊंगा अभी। तो पहले हम सिलेबस बता देते हैं, इसके बाद जो धीरे धीरे अध्ययन करना शुरू करते हैं, एक एक रस के बारे में चर्चा करना। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। दूसरा है छंद। छंद में मैं बता दूं क्या क्या आपको पढ़ना है। तो छंद में हमें पढ़ना है चौपाई छंद, दोहा छंद, सोरठा छंद और कुंडलियाँ। कितनी है? 1, 2, 3 और 4 छंद हमें पढ़ना है। ठीक है ना, 4 छंदों का अध्ययन करना है, 5 रसों का अध्ययन करना है। और फिर है अलंकार में, तो अलंकार में आकर देखिए पहले इसको, अलंकार होते कौन कौन से हैं। तो अलंकार 2 प्रकार के होते हैं। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है शब्दालंकार और दूसरे होते हैं अर्थालंकार। ठीक है, तो शब्दालंकार के भेद में क्या क्या पढ़ने हैं और अर्थालंकार के भेद में क्या क्या पढ़ने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं शब्दालंकार में हमें क्या पढ़ना है। शब्दालंकार में हमें अनुप्रास, यमक और श्लेष पढ़ना है। मैं यहाँ कॉमा नहीं लगाया हूँ, आप लोग लगा लीजिए। ठीक है, ये लीजिए अनुप्रास एवं श्लेष, ये शब्दा मैंने लिखा, केवल यहाँ शब्दा लिखा है। तो शब्दा का मतलब शब्दा अलंकार, अलंकार जोड़ना है, क्या हो जाएगा? शब्द अलंकार होते हैं और एक होते हैं अर्थालंकार। ठीक है ना, अगर मैं इसे पूरा लिख दूँ तो हो जाएगा अर्था अलंकार, ऐसे लिख दीजिएगा। ठीक है, ये होता है अर्थालंकार। तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाएंगे। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार में क्या क्या पढ़ना है? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार पढ़ने हैं। ठीक है, और अर्थालंकार की बात करें तो अर्थालंकार में क्या क्या पढ़ना है? तो अर्थालंकार में हमें पढ़ना है उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। ठीक है, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, ये 3 अलंकार आपको पढ़ने होंगे। तो सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको इरेज किए दे रहा हूँ, ये लीजिए। अब आप इसकी जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको केवल रस, छंद, अलंकार इतना ही पढ़ना है। और हाँ, एक बात और, आप इसे देख सकते हैं कितने कितने नंबर के आएंगे। तो मैं इधर लिखे दे रहा हूँ, इसमें ये 2 नंबर का ये हो जाएगा, 2 नंबर का ये हो जाएगा और 2 नंबर के निश्चित रूप से हो जाएंगे। टोटल कितने हो गए? 6 अंक के। ठीक है ना, ये मैटर कितने अंक आने वाला है? 6 अंक का टोटल। तो इसलिए इसको जो है छोड़िएगा नहीं, बहुत ही सरल ढंग से हम इसको सिखाएंगे भी। तो पहले हम इसका साहित्यिक हिंदी वालों का और सामान्य हिंदी वालों का दोनों सिलेबस जो है विभक्त कर दें, तो आपको ये पता चल जाए कि हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, उसी के हिसाब से आप अपनी तैयारी करेंगे ताकि आप बोर्ड की परीक्षा में अच्छे अंक
ला सकें। ऐसे अगर आप पूरे पूरे पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से कहीं कहीं आपकी कुछ कमजोरियां रह जाएंगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कम मैटर पढ़ेंगे और उन्हीं को पढ़ेंगे, सॉलिड पढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से आप जो है 6 अंक अर्जित कर सकेंगे। ठीक है, तो मैंने बता दिया 2 अंक के सभी आएंगे। 2 नंबर का आपका रस आएगा, 2 नंबर का छंद आएगा, 2 नंबर का अलंकार आएगा, टोटल होते हैं 6 नंबर। और 6 नंबर यूँ ही मुफ्त में नहीं मिलते हैं, है ना, आपको परिश्रम करना होता है। तो आइए देखते हैं। अब मैं आपको साहित्यिक हिंदी वालों को थोड़ा सिलेबस बता दूँ। साहित्यिक हिंदी वालों में क्या क्या आएगा, क्या रस में आएगा और क्या छंद में आएगा, क्या अलंकार में आएगा। ठीक है, तो चलिए मैं लिखे दे रहा हूँ। किसी रस के सामने रस आपको देखना है, यहाँ पे क्या देखना है, चलिए ऊपर से लिखे दे रहे हैं रस। रस में क्या क्या इसमें पूछा जाएगा, तो इसमें चलिए बताते हैं रस में क्या पूछा जाएगा। अच्छा चलिए, साहित्यिक हिंदी वालों को जो है सभी रस पढ़ने होंगे। ठीक है, 11 रस होते हैं, इनमें सभी रसों का अध्ययन करना होगा। सभी रस पढ़ना है, परिभाषा उदाहरण सहित। ठीक है, सभी रस पढ़ना है, परिभाषा एवं उदाहरण सहित। सभी रस परिभाषा उदाहरण सहित, परिभाषा एवं उदाहरण सहित, परिभाषा एवं उदाहरण सहित ये पढ़ना है। ठीक है, छंद में क्या क्या पढ़ना है इनको, साहित्यिक हिंदी वालों को। चलिए छंद में क्या क्या पढ़ना है, तो छंद में इनको मातृक छंद पढ़ना है। मातृक छंद में चौपाई, दोहा, सोरठा, रोला। चौपाई, चौपाई, दोहा, सोरठा, रोला। दोहा, सोरठा, दोहा, सोरठा, रोला। दोहा, सोरठा, रोला। कुंडलियां है गीतिका, कुंडलियां। कुंडलियां है गीतिका, हरी गीतिका। बरवैन, है ना, बरवैन। ये छंद आपको पढ़ने के लिए बरवैन हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 7 छंदों का अध्ययन करना होगा। ठीक है, ये है साहित्यिक हिंदी वालों के लिए, कक्षा 12 के लिए। ठीक है ना, क्लास पढ़ेगी कक्षा 12। ठीक है, और क्या पढ़ना है आपको, अलंकार। हाँ, अब शेष रह गए रस, छंद और अलंकार। तो अलंकार में देख लीजिए आपको क्या क्या पढ़ना है। तो अलंकार में बता दें, देखिए इसमें भी अलंकार 2 भाग में बटे होंगे। एक शब्दालंकार में, शब्दालंकार में, और दूसरे आपके हो जाएंगे अर्थालंकार। अर्थालंकार, शब्दालंकार में क्या क्या पढ़ना है वो देख लीजिए पहले। अनुप्रास एवं श्लेष इसमें पढ़ना है। क्या पढ़ना है, अनुप्रास, यमक और श्लेष, ये 3 अलंकार आपको पढ़ना है, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अर्थालंकार में और चलिए अर्थालंकार देखें तो अर्थालंकार में आपको क्या क्या पढ़ना है। अर्थालंकार उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। क्या हो जाएगा, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। संदेह, भ्रांतिमान, संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार। अनन्वय,
प्रतीक अलंकार, प्रतीक, दृष्टांत, प्रतीक व दृष्टांत, दृष्टांत अलंकार, तथा अतिशयोक्ति, तथा अतिशयोक्ति, 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 अतिशयोक्ति। ठीक है ना, ये आपके अलंकार हो गए। यानी कहने मतलब ये है कि ये साहित्यिक हिंदी वाले पढ़ेंगे। कौन पढ़ेंगे? मैं इसमें लिखे देता हूँ, साहित्यिक हिंदी वाले के लिए, साहित्यिक हिंदी के लिए, साहित्यिक हिंदी के लिए जो आर्ट साहित्य जो स्टूडेंट अध्ययन कर रहे हैं, यानी साहित्यिक हिंदी के लिए। और ये मैंने लिखी थी सामान्य हिंदी के लिए। ठीक है, तो दोनों का सिलेबस हो गया। राष्ट्र अलंकार 6 नंबर का इनका भी आएगा, 6 नंबर का इनका भी आएगा। तो दोनों तरह के स्टूडेंट इनकी जो है पढ़ाई करेंगे। और मैं जहाँ तक हो सकेगा आपका पूरा सिलेबस कराने का प्रयास कर रहा हूँ। तो सभी लोग जो है जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ में, और अपने जो मित्र बंधु हैं उनको भी जो है शेयर करते रहिए। ठीक है, चलिए तो आज हम जो है आगे एक एक करके इनमें चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम सामान्य हिंदी वालों का। ठीक है ना, तो इसमें क्या क्या कॉमन है। देखिए रस में देखते हैं, तो रस में इसमें सभी रस पढ़ने हैं। यानी कहने मतलब ये सभी रस पढ़ा देते हैं, और सामान्य हिंदी वाले केवल इन्हीं रसों का अध्ययन करेंगे, वो बाकी रस नहीं पढ़ेंगे। ठीक, यानी कहने मतलब हम तो सब पढ़ाएंगे, पर आपको क्या पढ़ना है वो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ठीक है, सामान्य हिंदी वालों के लिए। और छंद कौन कौन से पढ़ने, छंद भी यहाँ पे लिखे हैं, और मैं इनको ये सारे छंद पढ़ाऊंगा। ठीक है, एक एक करके। तो इसलिए आप लोग जो है चिंता न करिएगा, जो मैंने सिलेबस नोट कराया है आप इसको सब लोग जो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, एक बार सिलेबस देख लेंगे सभी लोग। ठीक है, आइए आगे जो है मैं इसको इरेज करके जो है आगे बढ़ाता हूँ क्लास को। ठीक है, तो चलिए सब लोग इसके स्क्रीनशॉट लेंगे। पहले मैं हट जा रहा हूँ सामने से, तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तो बताएं फिर। चलिए चलिए हम इरेज करते हैं। अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आइए हम इसको मिटाते हैं। चलिए बात जो हम चर्चा करेंगे, सबसे पहले रस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रस। चलिए स्टार्ट किया जाता है आज रस के संबंध में। ठीक है ना, काव्य सौंदर्य के तत्व। तो इसमें जो है हमें क्या पढ़ना है? रस। रस पढ़ना, ठीक है ना, ये है रस। तो आइए रस पहले देख लेते हैं। मैं ज़्यादा परिभाषाएं नहीं लिखूंगा, फालतू का बवाल नहीं करूंगा। जो आपकी परीक्षा में सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, हम सीधे उनके संबंध में चर्चा करेंगे। ठीक है ना, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं बिल्कुल भी। जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं मैं वैसे ही क्वेश्चन कराऊंगा आपको, और मॉडल पेपर भी कराऊंगा। तो मॉडल पेपर में आप देख ही पाएंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और हमने किस प्रकार से आपको पढ़ाया है। ठीक है ना, तो इसमें घबराइएगा नहीं कि क्या क्या लिखा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं। केवल उतना ही पढ़ा रहे हैं आपको जो आपके एग्जाम कोर्स में बिल्कुल ठीक से आना। ठीक है, इसलिए जो है क्लास देखते रहिए, और जब मैं पेपर कराऊंगा तब आप लोग देखेंगे कि हाँ किस प्रकार से क्वेश्चन हमारे पेपर में बने हुए हैं।
तो सबसे पहले देखते हैं रस। तो चलिए पहले रस के प्रमुख अंग देख लेते हैं क्या होते हैं। रस में हम देखेंगे रस के प्रमुख अंग। कभी कभी एक नंबर क्वेश्चन बन जाते हैं रस के प्रमुख अंग, तो इनको हम फॉलो कराते चल रहे हैं। रस के प्रमुख अंग क्या होते हैं? रस के प्रमुख अंग ये चार होते हैं। ये निम्नलिखित चार प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? रस के जो प्रमुख अंग होते हैं ये निम्नलिखित चार प्रकार के होते हैं। ये निम्नलिखित कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। चार प्रकार के होते हैं। चार प्रकार कौन कौन से हैं? तो एक होता है, पहला हम बताते हैं, पहले होता है स्थायी भाव। क्या होता है? स्थायी भाव। नंबर 2 होता है विभाव। नंबर 3 होता है अनुभाव। और नंबर 4 होता है संचारी भाव। क्या होता है? संचारी भाव। ये देखिए ये चार प्रकार के इसके जो है प्रमुख अंग माने गए हैं रस के। ठीक है, रस के चार प्रमुख अंग माने गए हैं। वो चार प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अब हम एक एक करके देखेंगे इसमें। तो अब हम इनसे मतलब विशेष नहीं है, ठीक है ना, कि क्या होते हैं, क्या इनकी परिभाषा होती है, ये आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है ना, केवल इतना क्वेश्चन बना करता है कि आप बताइए रस के प्रमुख अंग कौन कौन से होते हैं या कितने होते हैं। तो उसमें ऑप्शन है एक होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4, तो आपको सीधे 4 पे लगाना है, क्योंकि रस के प्रमुख अंग होते हैं वो यही होते हैं। अब स्थायी भाव की आपको जो सख्त जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, इन तीन की आपको विशेष जरूरत नहीं पड़ेगी रस लिखने। जब आप रस की परिभाषा लिखेंगे तो इनकी जरूरत विशेष नहीं पड़ेगी, परंतु जब आप इसकी परिभाषा डेफिनेशन लिखेंगे तो कहीं ना कहीं आएंगे जरूर ये। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये चीज जानना है स्थायी भाव। कितने स्थायी भाव होते हैं? तो पहले आप यही जान लीजिए। रस के प्रकार क्या देखेंगे? रस के प्रकार हेडिंग पड़ेगी रस के प्रकार। रस के प्रकार। अब रस के प्रकार कितने होंगे? तो रस के प्रकार जो आप जो 12वीं में पढ़ते हैं रस 11 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? ये 11 प्रकार के होते हैं। आपने कक्षा 9 या 10 में केवल 9 रस ही पढ़े हैं, लेकिन आपको कक्षा 11-12 में आपको पूरे 11 रस ही पढ़ना है। ठीक है ना, तो रस कितने प्रकार के हैं? तो यहाँ आपको ये 11 प्रकार के हैं। ये 11 होते हैं, मैं सीधे लिख दे रहा हूँ, ये 11 होते हैं। यानी आचार्यों ने इनकी संख्या 11 बताई है। ये तो मैंने इतना नहीं लिखा कि आचार्यों ने इनकी संख्या 11 बताई है, मैंने सीधे लिखे ये 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11। अब 11 कौन कौन से होते हैं वो देखना है आपको। ठीक है, तो ये डालते हैं नंबर 1 पहले श्रृंगार रस। क्या है? श्रृंगार रस। एक तरफ हम रस लिखेंगे, एक तरफ स्थायी भाव लिखेंगे। ठीक है ना, अब रस के प्रकार 11, तो जितने 11 रस हैं उतने ही स्थायी भाव भी माने जाते हैं। तो एक तरफ हेडिंग हम डाल देते हैं रस और एक तरफ डाल देते हैं स्थायी भाव। ठीक है, तो रस में आपको लिखना है श्रृंगार रस। क्या लिखना है? श्रृंगार। अच्छा, ये श्रृंगार में लिखा है सही लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये वाला श्रृंगार कभी मत लिखिएगा, कुछ ऐसे लिख देते हैं ना श्रृंगार, ये गलत है। ये वाला सही है जो मैंने लिखा है यहाँ पे, ये है आपका श्रृंगार सही वाला। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। क्या होता है? रति। ये आपकी हेडिंग है, इनमें आपको लिखना है। नंबर 1 श्रृंगार रस। नंबर 2 है करुण रस। नंबर 3 है आपका
वीर रस, वीर रस। नंबर 4 है श्रृंगार रस, करुण रस, वीर रस, हास्य रस, हास्य रस। नंबर 5 बीभत्स रस, बीभत्स रस। इनके स्थायी भाव लिख लीजिए। श्रृंगार का स्थायी भाव रति होता है, करुण का शोक होता है, वीर रस, वीर रस का उत्साह होता है, स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। हास्य रस का होता है हास, विभत्स रस का होता है जुगुप्सा, जुगुप्सा। जुगुप्सा मतलब होता है घृणा। क्या होता है? घृणा। जुगुप्सा का अर्थ होता है घृणा। विभत्स रस 1 2 3 4 5, 5 यहाँ हो गए और 6 अभी आपको और लिखना है। इधर डाल दीजिए रस एक तरफ और एक तरफ स्थायी भाव। इधर हम लिख दिया रस और इधर स्थायी भाव, स्थायी भाव, रस और स्थायी भाव। चलिए लिखते हैं। विभत्स रस हो गए, रौद्र रस लिख दीजिए, रौद्र रस। रौद्र रस मतलब होता है इसका स्थायी होता है क्रोध। क्या होता है? क्रोध। फिर है भयानक रस, भयानक रस। स्थायी होता है भय। क्या होता है? भय। फिर है ये 5 6 7, अब भयानक रस हो गया। इसके बाद वात्सल्य रस। क्या है? वात्सल्य रस। क्या है? वात्सल्य यानी वत्सल रस। क्या होता है? वात्सल्य रस। वत्सलता, स्थायी भाव होता है वत्सलता। 9वां नंबर है भयानक रस। ऐसा हो गया, भयानक रस हो गया, डबल न हो जाए होने पाए, ठीक है ना। भयानक रस हो गया। अब एक क्या है? शांत रस। क्या है? शांत रस। एक होता है निर्वेद। क्या होता है? निर्वेद। शांत रस का क्या होता है? निर्वेद। दसवां है अद्भुत रस। अद्भुत रस। इसका स्थायी भाव होता है आश्चर्य। आश्चर्य। फिर 11वां नंबर है भक्ति रस। क्या है? भक्ति रस। स्थायी होता है देव विषयक रति। क्या होता है? देव विषयक रति। देव विषयक रति होता है इसकी स्थायी भाव, ठीक है। तो ये 11 रस आपको जो है पढ़ने हैं। उसे दिख तो रहे ना सभी रस, नीचे ज़्यादा तो नहीं जा रहे हैं? हाँ ठीक है, सब कुछ दिख रहा है। इनको आपको जो है याद करना है, सभी रसों को और इनके स्थायी भावों को, ठीक है। अब हम जो है आपको एक ऐसी परिभाषा बताने वाले हैं जिससे ये सभी रस आपको आराम से याद हो जाएंगे। सभी रसों की परिभाषा तो आसानी से याद हो जाएगी, पर एक चीज़ रह जाएगी। वो क्या रह जाएगी? एग्जाम्पल याद करना। ये आपको प्रत्येक रस का एग्जाम्पल अलग अलग याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सभी लोग जो है रेडी रहिएगा। मैं आपका बोझ हल्का करा रहा हूँ काफ़ी मात्रा में, तो आप जो है थोड़ा घबराइएगा नहीं। 11 रस हैं, आराम से तसल्ली से पढ़िएगा। और जो साइंस वर्ग वाले बच्चे हैं वो तो आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है ना। उनको कम मात्रा में याद करना है, यानी कहने मतलब
सारे रसों का अध्ययन नहीं करना है, और जो साहित्य वाले हैं उन्हें तो सभी रसों का अध्ययन करना ही करना है। ठीक है, तो मैं एक करके सारे रस साल करा दूंगा, तो किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, चाहे वो आर्ट साइड वाले हों चाहे वो साइंस वर्ग के बच्चे हों। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि यहाँ अगर मैं एक रस की अगर परिभाषा बता दूंगा तो आपको ये पूरे 11 रस की परिभाषा आराम से याद हो जाएगी। इसलिए जो है आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा वीडियो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखिए। ठीक है, तो मैं इसको मिटा दूं फिर। चलिए अब एक एक करके हम शुरू करते हैं। इसमें आपको केवल एग्जाम्पल पर ध्यान देना होगा। ठीक है, और ज़्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तो एग्जाम्पल बस आप याद करे रहिए, परिभाषा तो किसी की भी बना सकते हैं आराम से। ठीक, तो आइए एक रस देखते हैं और उसी से समझाते हैं कि परिभाषा हमें किस प्रकार से लिखनी है। तो सबसे पहले हमें देखना है रस है श्रृंगार रस। पहला रस कौन सा है? श्रृंगार रस। देखिए ये श्रृंगार रस जो होता है ये रसराज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये श्रृंगार रस जो है रसों का राजा कहा जाता है। स्थायी भाव इसका रति होता है। क्या होता है? स्थायी भाव रति होता है, और यह जो है रसों का राजा कहा जाता है। कहा जाता है कि बताइए कौन सा रस रसराज के नाम से जाना जाता है? तो श्रृंगार रस होता है। ठीक है, तो आइए मैं इसकी जो है परिभाषा लिखने वाला हूँ श्रृंगार रस में। जहाँ डाल देना श्रृंगार रस, श्रृंगार रस। ठीक है, श्रृंगार रस, श्रृंगार रस में परिभाषा लिखना है। तो चलिए एकदम रेडी हो जाइए। जहां पर विभाव, अनुभाव और यहाँ पर विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रति नामक स्थायी भाव की जागृति होती है, या हम निष्पत्ति कह सकते हैं। स्थायी भाव की जागृति होती है वहां पर श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस होता है। एक इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। मैंने एक यहाँ पे अंडरलाइन किया है, एक यहाँ पे किया है। चलिए मैं इसको दूसरे कलर से अंडरलाइन कर रहा हूँ ताकि आपको दिखे आराम से। ठीक है, ये मैंने ब्लैक पेन से कर दिया। ठीक है, ये 2 शब्द मैं क्यों अंडरलाइन किया हूँ मैं इसे अभी बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये परिभाषा जो मैं लिख दिया हूँ ये हर एग्जाम मतलब हर रस में काम करेगी। ठीक है ना, केवल याद क्या करना है अलग हमें, तो हमें एग्जाम्पल मात्र अलग याद करना है, बाकी ये सभी रसों में काम करेंगे। किसी भी रस में लगा दीजिए। ठीक है, और एग्जाम्पल आप जो है करते चलिएगा, मैं एग्जाम्पल करा दूंगा। श्रृंगार रस में जिसे हमें परिभाषा लिखना है वो तो परिभाषा मैंने यहाँ लिख ही दिया। अब आपको क्या लिखना है? परिभाषा का उदाहरण लिखना है। उदाहरण भी देख लीजिए कैसे उदाहरण लिखना है। ठीक है, उदाहरण में आप लिख लीजिए यहाँ पे। इसमें चलिए अभी हम इसको पहले और लिख दें, थोड़ा सा भी शेष है श्रृंगार रस में। और इसके 2 भेद होते हैं। इसके कितने भेद होते हैं? इसके 2 भेद होते हैं। 2 भेद होते हैं। श्रृंगार के 2 भेद होते हैं, एक संयोग श्रृंगार, एक वियोग श्रृंगार। ठीक है ना, नंबर फर्स्ट है संयोग श्रृंगार, नंबर 2 है वियोग श्रृंगार।
श्रृंगार। ठीक है, तो ये 2 श्रृंगार हैं, वो श्रृंगार के 2 प्रकार हैं। अब कहाँ संयोग श्रृंगार का प्रयोग करेंगे, कहाँ वियोग श्रृंगार का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए आपको बता दें, जहाँ पर कोई नायक और नायिका होंगे, यानी 2 व्यक्ति होंगे, एक नायक और एक नायिका, दोनों में जहाँ मिलन की क्रियाविधि संपन्न होगी, है ना, जहाँ मिलन का बोध होगा वहाँ पे हम संयोग श्रृंगार करेंगे। और जहाँ उनके अलगाव का बोध होगा, ठीक है ना, जहाँ पे उनके अलगाव का बोध होगा या जहाँ पे उनका विछुड़न होगा वहाँ पर निश्चित रूप से वियोग श्रृंगार होगा, क्योंकि जब वो बिछड़ेंगे ना तो कहीं ना कहीं दुख होगा उन्हें। ठीक है ना, इसलिए दुख जो है वियोग की जो है व्याख्या करता है। ठीक, तो वियोग श्रृंगार में सब लोग जानते हैं कि यहाँ विछुड़न जैसी बात आएगी और यहाँ मिलन की बात आएगी तो संयोग श्रृंगार कहलाएगा। अब एक एक करके देखिए, तो अब अगर हम इसकी परिभाषा लिखें संयोग श्रृंगार की, तो हम इसकी परिभाषा यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है ना, इसकी परिभाषा तो क्या लिखेंगे, जहाँ पर अब यहाँ से इसको अलग अलग दे रहे हैं। ठीक है ना, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार को, इसकी परिभाषा यहाँ पर लिख लेंगे। इसके लिखिए, जहाँ पर नायक और नायिका का परस्पर मिलन होता है, वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। क्या होता है, संयोग श्रृंगार होता है। यहाँ भी लिख दीजिए वियोग श्रृंगार में, जहाँ पर नायक और नायिका का मिलन का अभाव होता है ना, यहाँ पर नायक और नायिका के मिलन का अभाव होता है ना, के मिलन का अभाव होता है, मिलन का अभाव होता है। अभाव की जगह पे आप ये लिख सकते हैं, यहाँ पे विछुड़न होता है। ठीक है, या उनका अलगाव होता है, जहाँ पर नायक और नायिका के का परस्पर अलगाव होता है, ये भी आप लिख सकते हैं। जहाँ वो अलग हो रहे हैं, अलगाव होता है, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है, वियोग श्रृंगार होता है। ठीक है, अब जैसे इसमें लिखोगे तो इसमें हम एग्जाम्पल लिखेंगे, एक इसमें एग्जाम्पल और एक इसमें एग्जाम्पल। तो जैसे इसमें हम लिखेंगे, चलिए जगह नहीं दिख रही मुझे, आप कितना नोट कर लीजिए तो मैं फिर लिखाता हूँ। इसका तो आ जाएगा एग्जाम्पल, उदाहरण इसका हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, इसका उदाहरण हो जाएगा। आप लिखेंगे, हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी, तुम देखी सीता मृगनयनी। सीता मृगनयनी, चलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। अब आप कहोगे कि हम विछुड़न कहाँ से है, अलगाव कहाँ पर है, तो देख लीजिए इसको। यहाँ पे ये कहाँ की बात की गई है, जब सीता जी का हरण हुआ था तो राम जो है सीता जी को ढूंढ रहे थे वन में, है ना, और पूछ किन से रहे थे, पक्षियों से, मृग से और मधुकर श्रेणियों से, है ना। क्या पूछ रहे थे कि तुम देखी सीता मृगनयनी, कि तुमने मेरी मृग के समान नेत्र वाली सीता को कहीं देखा है। बस वही चीज़ यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो ढूंढ रहे हैं, विछुड़न है, भगवान राम दुखी हैं, अतः यहाँ पे वियोग श्रृंगार होगा।
ठीक, यहाँ पे आप अगर लिखना चाहें तो मैं बोल रहा हूँ, आप इसका एग्जाम्पल जो है यहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक है ना, मैं बोले दे रहा हूँ, लिखा नहीं रहा हूँ, अगर ना लिख पाए तो मैं लिखा भी दूँ। ये यहाँ तक हो गया। चलिए नीचे अगर दिखाई दे तो मैं लिख भी दूँ, अभी नीचे जगह है। चलिए आपको सब कुछ दिख रहा है साफ सुथरा। अब मैं यहाँ पे जो है लिखने जा रहा हूँ, तो मुझे इसे मिटाना पड़ेगा। ठीक है, चलो प्रयास करते हैं लिखने का, देखिए शायद आ जाए। ठीक है ना, उदाहरण, चलिए प्रयास करते हैं, देखते हैं आ जाए शायद। राम का रूप निहारत जानकी, निहारत जानकी कंगन के नदी परछाई, परछाई, कंगन के नदी परछाई। अब आगे अभी और 2 लाइन है, आ नहीं पाएंगे इधर, इतना लिखिए तो बताएं। कंगन के नग की परछाई, आगे लिख लीजिए, एक लाइन और आगे। याते सबे सुधि भूल गई, याते सबे सुधि भूल गई, सुधि भूल गई, भूल गई, कर टेक रही पल कारत नाही, कर टेक रही पल टारत नाही। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे नोट कर दिया। उसका अलग है, इसका अलग है। ठीक है, संयुक्त श्रृंगार की परिभाषा और उदाहरण मैंने अलग भी दिया है, इसका अलग कर दिया। अब हम जो कल बात करेंगे तो क्या करेंगे, करुण रस के बारे में, बेर रस के बारे में, या अन्य जो शेष रस हैं उनके बारे में। तो देखिए ये परिभाषा आप एक बार नोट करेंगे। अब बार बार मैं इसको नोट नहीं करूँगा, मैं इसको जो है क्लियर कर दूँगा आपके यहाँ से कि आपको क्या सुधार करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ बेर रस लिखा होगा, क्या लिखा होगा, श्रृंगार का जगह क्या कर दूँगा, बेर रस। चलो पहले इसको मिटा देते हैं, इसमें बात करते हैं परिभाषा में। ठीक है, हाँ ये मैंने मिटा दिया है। आइए हम इसको समझते हैं थोड़ा। ठीक है, क्या इसको परिवर्तन करना है। जैसे मैंने मान लीजिए आपको मैं यहाँ करुण रस दे दूँ, क्या दे दूँ, श्रृंगार खाना ही, और श्रृंगार की स्थान पर मैं यहाँ पे कर देता हूँ करुण रस। क्या कर देता हूँ, करुण रस। तो आप कहेंगे कि यही परिभाषा कैसे होगी, तो देखिए करुण रस का जो स्थायी भाव होगा, स्थायी भाव तो मैंने लिखाया ना अभी कि किसका स्थायी भाव क्या होता है, सभी का स्थायी भाव लिखवाया है ना। तो जो स्थायी भाव मैंने लिखवाया तो बस याद रखिए, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, बताइए क्या होता है, शोक होता है। क्या होता है, शोक। वैसे मैंने पहले लिखवा दिया ना सभी के स्थायी भाव। चलिए देखूंगा मैं भी वीडियो में, अगर नहीं बताया मैं तो मैं फिर लिखवा दूंगा, नहीं तो एक काम कीजिएगा आप लोग, आपकी पुस्तक में सभी के स्थायी भाव दिए गए हैं। यदि मैंने नहीं लिखा है तो, वैसे मैंने अभी लिखा दिया है तो सबकी पुस्तक में भी है, एक बार पुस्तक पलट के देखिएगा, सब कुछ इसमें मिल जाएगा। ठीक है, और वैसे में यहाँ पे मैंने लिखा भी दिया है। आपको चेंज क्या करना है, केवल स्थायी भाव चेंज करना है। तो यहाँ करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो आप बताओ, शोक होता है। तो चलिए रति की स्थान पर क्या कर देते हैं, शोक कर देते हैं। क्या कर देंगे, शोक नामक स्थायी भाव कर देंगे। और यहाँ भी क्या कर देंगे, जैसे यहाँ करुण रस है तो निश्चित रूप से यहाँ भी करुण रस होगा, है ना। तो यहाँ भी आप क्या कर दोगे, करुण रस। ये देखिए पूरी परिभाषा वही तो लिखी हुई है, अगर चेंज होगा तो एग्जाम्पल चेंज होगा। ठीक है ना।
तो श्रृंगार रस मैंने करा दिया, अभी मैंने करुण रस यहाँ करा दिया। केवल इसका उदाहरण लिखना है कि आपका दूसरे नंबर का रस हो जाएगा, है ना। पहले नंबर का हो गया श्रृंगार रस, अभी हो गया करुण रस। उदाहरण हम केवल यहाँ बदलेंगे, है ना। उदाहरण लिखा देते हैं, तो लिखिए जथा पंख बिनु, जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु, मणि बिनु हनि करिबर, करिबर कर हीना, करिबर कर हीना। लीजिए ये हो गया आपका करुण रस। इस तरह मैं जो है अब नए वीडियो में जब आऊँगा तो मैं अगले जो रस शेष बच रहे हैं उन रसों के बारे में चर्चा करूँगा और उनकी एग्जाम्पल लिखाऊंगा। बार बार मैं परिभाषा नहीं लिखाऊंगा, आप एक बार इस परिभाषा को नोट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए अब आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ।